का टॉपिक है खुशहाली। खुशहाली यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN एक संयुक्त राष्ट्र संघ का निकाय द्वारा मध्य मार्च 2018 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 का प्रकाशन किया गया। विश्व के 156 देशों के सर्वेक्षण पर आधारित यह इस श्रृंखला का 6वां रिपोर्ट है। वर्ष 2014 में इसका प्रकाशन नहीं हुआ था, जिससे अनुसंधानकर्ताओं के गठबंधन द्वारा तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट द्वारा संबंधित देशों की खुशहाली एवं कल्याण की माप करता है, ताकि राष्ट्रों की लोक नीति निर्माण को दिशा निर्देश मिल सके। खुशहाली की माप के लिए इसमें 6 प्राचाल को आधार बनाया जाता है। इसमें जाएगा फर्स्ट है प्रति व्यक्ति GDP क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पर सामाजिक सहयोग किसी विश्वासी का होना। फिर है थर्ड स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा जन्म के समय, जीवन में इच्छाओं की स्वच्छंदता, उदारता, भ्रष्टाचार का बोध। इस रिपोर्ट के प्रमुख अंश का विवरण निम्न प्रकार है। विश्व के 10 सबसे खुशहाल देश उनके घटते पायदान के अनुसार हैं। फिनलैंड 5वें और फिर नॉर्वे 1, डेनमार्क 2, आइसलैंड 2, स्विट्जरलैंड 4, नीदरलैंड 6, कनाडा 7, न्यूजीलैंड 8, स्वीडन 10 एवं ऑस्ट्रेलिया 9 देशों के पिछले वर्ष के पायदान कोष्ठकों में दिए गए हैं। बुरुंडी विश्व में सबसे निम्न खुशहाल देश है, जिसका पायदान इस वर्ष 156वां है। पिछले वर्ष के 147वें स्थान की जगह पर इसके बाद के 2 स्थानों 155वें व 154वें पर क्रमशः सेंट्रल अफ्रीका गणराज्य पिछले वर्ष 155वां और दक्षिणी सूडान पिछले वर्ष 148वां है। भारत को 133वां रैंक मिला है, जो पिछले रिपोर्ट की तुलना में 11 पायदान नीचे है। वर्ष 2016 के रिपोर्ट में भारत का स्थान 122वां था, जो वर्ष 2015 की रिपोर्ट से 4 पायदान नीचे था। भारत का रैंक सार्क देशों में सबसे नीचे है, सिर्फ युद्ध विंध्य वसंती अफगानिस्तान को छोड़कर, जिसका पायदान 145वां है। पाकिस्तान 75वें पायदान पर पिछले वर्ष से 5 पायदान ऊपर, नेपाल 101वें स्थान पर, भूटान 97वें स्थान पर, बांग्लादेश 115वें, श्रीलंका 116वें स्थान एवं चीन 86वें स्थान पर। फिनलैंड विश्व में खुशहाली देश होने के साथ कई मामलों में सर्वोच्च हासिल कर सका, यथा विश्व का सर्वोच्च इसमें आ जाएगा सर्वोच्च सुरक्षित एवं सबसे अभिशासित देश। इसके साथ ही इसे सबसे कम भ्रष्टाचार एवं सामाजिक रूप से सर्वाधिक प्रगतिशील देश बताया गया। इसके आप्रवासियों में विश्व के इस श्रेणी की जनसंख्या में सर्वोच्च खुशहाली है। इस देश की नीतियां विश्व में सर्वाधिक भरोसेमंद एवं इसके बैंक सर्वाधिक मजबूत हैं। यह उस देश जनसंख्या 55 लाख की उपलब्धियां हैं, जो आज से लगभग 150 वर्षों पूर्व प्राकृतिक भुखमरी से त्रस्त था। इस रिपोर्ट USA पर एक विशेष अध्याय को शामिल किया गया, जिसका वर्तमान खुशहाली रैंक 18वां है, पिछले वर्ष से 4 पायदान नीचे। यह अध्याय इस बात के अध्ययन से प्रेरित है
क्यों यह देश जो खुशहाली पायदानों में सर्वोच्च में से एक पायदान पे था, लगातार नीचे गिरता गया, जिसकी प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वोच्च में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार इस देश में खुशहाली को 3 महत्वपूर्ण कारकों ने नियमित ह्रास किया है। ये 3 अंत संबंधित महामारियां हैं: मोटापा, मादक पदार्थों का दुरुपयोग विशेषकर अफीम की लत तथा खनत अवनमन। फिर लैटिन भाषा, लैटिन अमेरिका जो भ्रष्टाचार, जो लैटिन अमेरिका जो उच्च भ्रष्टाचार, हिंसा एवं अपराध दरों, आय की उच्च असमानता एवं उच्च गरीबी के लिए जाना जाता है। खुशहाली रिपोर्ट में इसका पायदान सापेक्षिक रूप से उच्च बना रहा है। ऐसी स्थिति के लिए रिपोर्ट द्वारा इसकी कुछ विशेषताओं को जिम्मेवार बताया गया है, यथा उच्च पारिवारिक स्नेह एवं सहयोगी सामाजिक संबंध। जिन कारणों से यहाँ की विकास प्रबंधन की सोच विचार में इन पर ज़्यादा झुकाव रहा है। इस रिपोर्ट में पहली बार आप्रवासियों की खुशहाली को शामिल किया गया है। 117 देशों के लिए इसके अनुसार इनकी खुशहाली कहाँ से इनका परवसन हुआ है, इस बात पर काफ़ी कम निर्भर करता है। यह निर्माता भी अल्पावधिक है। वास्तव में इसकी खुशहाली उस देश की खुशहाली पर निर्भर करती है जहाँ के वे आप्रवासी हैं। वैसे परवसन के देश का इन पर एक ऋणात्मक खुशहाली प्रभाव पाया गया, जो 10 से 25% का अधिक प्रतिकूल प्रभाव छोड़ता है। उधर विश्व की सबसे बड़ी परवसन प्रक्रिया चीन में लाखों लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों को होने वाला परवसन इस रिपोर्ट का विशेष अध्ययन रहा है। इसके अनुसार शहरों में आने के बाद उनकी खुशहाली में कोई वृद्धि नहीं आई है। इस रिपोर्ट एक विशेष मोड़ पर जाकर समाप्त होता है, जहां इसके द्वारा 3 उभरती हुई स्वास्थ्य समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया: मोटापा, अफीम संकट एवं खिन्नता, अवनमन। इन समस्याओं के प्रति रिपोर्ट का दृष्टिकोण वैश्विक है, लेकिन साक्ष्यों एवं परिचर्चाओं के केंद्र में USA है, जहां इन तीनों समस्याओं में दुनिया में सर्वाधिक तेज वृद्धि आ रही है। खुशहाली का अर्थ है, खुशहाली शब्द जटिल अर्थ वाला है और इसका उपयोग हल्के तरीके से नहीं किया जाता। खुशहाली मुख्य मात्र की आकांक्षा है, जो कि सामाजिक प्रगति का पैमाना भी बन सकता है। तब भी दुनिया भर के देशों के लोग खुशहाल हैं। अगर नहीं तो इसके लिए और क्या किया जा सकता है? सही माप की कुंजी खुशहाली शब्द के अर्थ में ही निहित है। WHR 2013 के अनुसार समस्या है कि खुशहाली शब्द का उपयोग 2 अर्थों में किया जाता है। एक भाव के रूप में, क्या आप कल खुश थे? एक मूल्यांकन के रूप में, क्या आप अपने जीवन से खुश हैं। फिर इसमें आएगा, यदि विभिन्न व्यक्तियों से इन 2 अलग प्रश्नों के बारे में पूछा जाए तो उत्तरों से खुशहाली के पैमाने का पता लगाना मुश्किल होगा। सामाजिक प्रगति का पता लगाने के लिए व्यक्तियों के खुशहाली संबंधी उत्तरों से भाव में अस्थायी परिवर्तन से कुछ अधिक जानकारी मिल सकेगी अथवा निर्धन व्यक्ति जो खुशहाली की अभिव्यक्ति भावनाओं के रूप में करता है, समाज की निर्धनता से लड़ने के संकल्प
अथवा इच्छा को वो शक्ति को अथवा इच्छा शक्ति को ही जाने अनजाने समाप्त कर सकता है। सौभाग्य से खुशहाली सर्वेक्षणों के उदारता भ्रमित करने वाली ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। दोनों ही विश्व खुशहाली प्रतिवेदनों ने यह दर्शाया कि उदारता खुशहाली एक भावना तथा जीवन संतुष्टि के अर्थ में खुशहाली में अंतर की पहचान रखते हैं। इन प्रश्नों के उनके उत्तर भी बिल्कुल अलग रहे हैं। अत्यंत गरीब व्यक्ति भी एक समय विशेष में भावनात्मक रूप से खुद को खुशहाल कह सकता है, जबकि समग्र रूप में जीवन के प्रति अपनी धारणा के बारे में उसकी खुशहाली का स्तर बहुत कम हो सकता है। वास्तव में जो लोग अति निर्धनता में जीवन जी रहे हैं उनमें समग्र रूप में जीवन के प्रति खुशहाली का स्तर बहुत नीचे होता है। ऐसे उत्तरों से समाज को निर्धनता की स्थिति समाप्त करने के लिए तत्पर होना चाहिए। विश्व खुशहाली प्रतिवेदन WH 2015 व्यक्तिपरक कुशलता, जीवन मूल्यांकन, जीवन संतुष्टि तथा समग्र रूप में जीवन से इसमें आ जाएगा खुशहाली अथवा खुशी के प्राथमिक पैमानों पर आधारित है। इस प्रकार खुशहाली दो बार सामने आती है, एक बार भावनात्मक प्रतिवेदन के रूप में तथा एक बार जीवन मूल्यांकन के एक भाग के रूप में। दोनों ही अर्थों में खुशहाली की प्रवृत्ति और कारणों के बारे में विचारणीय प्रमाण प्रस्तुत करती है। खुशहाली की प्रवृत्तियां हैं। यह रिपोर्ट दुनिया भर में प्रसन्नता के स्तर, व्याख्याएं, परिवर्तन तथा समानता संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करती है। दुनिया पिछले 5 वर्षों में तुलनात्मक रूप से थोड़ी और खुशहाल तथा उदार हुई है और यह स्थिति 2007-08 के वित्तीय संकट के बाद बनी है, जिसके खुशहाली के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव हुए हैं। ऊपर सहारा क्षेत्रों में बेहतर जीवन के लिए प्रदान किए जा रहे सहयोग में सुधार, साथ ही वृहत्तर यूरोप में सामाजिक बनावट की गुणवत्ता पर केंद्रित लगातार चल रही कोशिशों से दुनिया भर के विभिन्न इलाकों में कुशलता अथवा सुखानुभूति इसमें आ जाएगा सुखानुभूति के समान वितरण की दिशा में प्रगति हुई है। इस व्यापक परिदृश्य के अंदर परस्पर एक दूसरे को काटती महाद्वीपीय धाराएं भी महत्वपूर्ण रही हैं। जीवन की गुणवत्ता में सुधार विशेष रूप से लातीन अमेरिका तथा कैरिबियन देशों में दृष्टव्य रहा है, जबकि वित्तीय संकट के कारण कई क्षेत्र कटौती से जूझते रहे, जैसे पश्चिमी यूरोप तथा अन्य पश्चिमी औद्योगिक देश, अथवा वित्तीय संकट के साथ राजनीतिक एवं सामाजिक अस्थिरता से जूझते देश जैसे कि मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका के देश। HDR संबंध WHR 2013 मानव विकास रिपोर्ट में प्रयुक्त UNDP का विचार तथा जीवन मूल्यांकन इसमें आएगा फिर इसमें आएगा दृष्टिकोण के बीच अवधारणात्मक एवं अनुभूति मूलक संबंधों का अनुसंधान करता है, जिससे कि मानव प्रगति की समझ बनाने में मदद मिले। यह दस्तावेज यह दलील देता है कि दोनों ही दृष्टिकोण उन्नति और विकास को उन रास्तों से समझने की आकांक्षा रखते हैं जो कि सकल घरेलू उत्पाद GDP से अलग जाते हैं और लोगों को केंद्र में रखते हैं। चूँकि मानव विकास इस अवधारणात्मक दृष्टिकोण के केंद्र में है तथा जीवन मूल्यांकन अनुभूति मूलक है, व्यवहार में इन कारणों के बीच परस्पर व्यापन की स्थिति बनती है। मानव विकास के अनेक आयाम प्रतिपरक कुशलता की व्याख्या के लिए प्रमुख
चार चार राशियों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये दोनों दृष्टिकोण हमारे लिए पूरक लेंसों की तरह है, जिनसे हमें यह आकलन करने में मदद मिलती है कि वास्तव में जीवन में बेहतरी आ रही है या नहीं। निष्कर्ष में आएगा। अंत में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आज की दुनिया में इस बात की मांग बढ़ रही है कि नीतियों को उन चीज़ों के निकट उनसे जोड़ कर रखा जाए जो वास्तव में लोगों को प्रभावित करते हैं। उनके लिए ज़रूरी है। ऐसा इसलिए कि लोग ही अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं, कोई दूसरा नहीं। पिछले कुछ वर्षों में अधिक से अधिक विश्व नेता जैसे जर्मनी का चांसलर एंजेला मार्केल, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क गयून हाई तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून लोगों की कुशलता अथवा सुखानुभूति को अपने अपने देशों एवं दुनिया के बेहतरी का मार्गदर्शक कारक मान रहे हैं। विश्व प्रसन्नता प्रतिवेदन WHR प्रसन्नता को लोगों की जानकारी तथा जन नीतियों के दायरे में लाने वाले प्रयासों को मजबूती देता है। यह प्रतिवेदन इस तथ्य के ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता है कि प्रसन्नता की व्यवस्थित माप एवं विश्लेषण में दुनिया में खुशहाली तथा धारणीय विकास की स्थिति बेहतर बनाने के लिए शिक्षित कर सकता है। अब यह विभिन्न देशों पर निर्भर करता है कि वे इस प्रतिवेदन के निष्कर्षों का विकास किस प्रकार उपयोग करते हैं। फिर इसमें आएगा पृष्ठभूमि आएगा। जुलाई 2011 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने एक संकल्प पारित किया। इसने सदस्य देशों से अपनी जनता की खुशहाली अथवा सुखानुभूति मापने के लिए आमंत्रित किया और इसका उपयोग जन नीतियों को निर्देशित करने के लिए कहा। इसके पश्चात अप्रैल 2013 में संयुक्त राष्ट्र में खुशहाली एवं कुशलता पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भूटान के प्रधानमंत्री ने की। उसी समय प्रथम विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2013 प्रकाशित हुआ। इसके कुछ महीनों बाद कुशलता मापने के अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के रूप में OECD मार्गदर्शक आए। खुशहाली के विचार की पुनर्कल्पना मानवता के लिए सुख में जीवन न केवल संतों, फकीरों और दार्शनिकों बल्कि अर्थशास्त्रियों का भी लक्ष्य रहा है। इसमें आएगा अर्थशास्त्र संबंधी जितना भी साहित्य है उन्नति वृद्धि तथा विकास पर वह अंततः मानव जीवन में अधिक सुख और आनंद लाने के लिए लक्षित रहा है। समय के साथ साथ अलग अलग विचार सामने आते रहे हैं। इस अत्यंत आत्मपरक शब्दावली खुशहाली अथवा आनंद की व्याख्या करने के लिए और अंततः मानवता आज यहाँ तक पहुँची है। एक समय ऐसा भी आया जबकि विद्वानों और विश्व नेताओं ने यह चरम प्रश्न उठाया कि क्या आज हम अधिक खुशहाल हैं, और पूरी दुनिया में इसकी जांच परीक्षा के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संकल्प 2011 आया, जिसमें सदस्य देशों का आह्वान किया गया कि वे अपने लोगों की खुशहाली के स्तर को मापें और इसी आधार पर जन नीतियों का निर्माण करें। WHR 2012 के ही एक रोचक और आंख खोलने वाली जिज्ञासा रखी गई है कि दुनिया में मानव कुशलता अथवा खुशहाली की स्थिति क्या है। आने वाले समय में नीति निर्माताओं के बीच जो बदलाव अपेक्षित है उसे समझने के लिए प्रथम WHR से कुछ विचारों को उठा लेना शेषकर होगा।
फर्स्ट है, यह चरम विरोधाभासों का युग है। एक और जहां दुनिया में अल्पकालीन परिष्कार वाली तकनीक का लोग आनंद उठा रहे हैं, वहीं 1 बिलियन लोगों के पास पर्याप्त भोजन भी नहीं है। विश्व अर्थव्यवस्था या आधुनिक तकनीकी और सांगठनिक प्रगति के बूते पर उत्पादकता के नए नए शिखर छू रही है, लेकिन साथ ही उसी अनुपात में इससे प्राकृतिक पर्यावरण का क्षय हो रहा है। पारंपरिक पैमाने पर देखें तो अनेक देशों में भारी आर्थिक प्रगति हुई है, लेकिन इसके साथ आधुनिक जीवन में मोटापा, धूम्रपान, मधुमेह, अवसाद आदि व्याधियां बढ़ रही है। बुद्ध और सुकरात जैसे संतों, महात्माओं ने मानवता को बार बार आगाह किया था कि केवल भौतिक उपलब्धि हमारी आंतरिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकती। मानवीय आवश्यकताओं और विशेषकर कष्टों को दूर करने सामाजिक न्याय और आनंद की प्राप्ति के लिए भौतिक जीवन का उपयोग होना चाहिए। WHR 2012 अमेरिका विश्व की आर्थिक महाशक्ति के बारे में एक उदाहरण प्रमुखता से प्रस्तुत करता है, जिसने पिछली आधी सदी के दौरान महान आर्थिक और तकनीकी प्रगति की है, लेकिन नागरिकों की आत्म प्रतिवेदिता प्रसन्नता में कोई वृद्धि किए, जो कि आज निम्नलिखित गंभीर चिंताओं से प्रकट होता है। फर्स्ट है अनिश्चितता चिंता चरम पर। सेकंड है सामाजिक और आर्थिक असमानता में भारी वृद्धि। सी है सामाजिक विश्वास अथवा भरोसे में कमी। डी है सरकार में भरोसा सार्वकालिक न्यूनता। शायद इन्हीं कारणों से अमेरिका में दशकों की सकल घरेलू उत्पाद GNP में बढ़त स्थिर रहा है। निर्धनता, चिंता, पर्यावरण क्षय तथा अप्रसन्नता अगर विपुल प्रचुरता की वास्तविकताएं हैं, तो यह अनायास नहीं है और मात्र जिज्ञासा का विषय नहीं है। इन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। मानव इतिहास के इस मुकाम पर ज्ञात तब हो कि आज एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। एंथ्रोपीसन नाम दिया है इसे हमारे भू प्रणाली वैज्ञानिकों ने। एंथ्रोपोसीन हमारे समाज को अनिवार्य रूप से बदलेगा यदि हम वर्तमान आर्थिक प्रक्षेप पथ को विचारहीन होकर जारी रखते हैं। तो इसका अर्थ होगा कि हम धरती के जीवन रक्षक प्रणालियों, आहार आपूर्ति, स्वच्छ जल तथा स्थिर जलवायु, जो कि मानव स्वास्थ्य बल्कि कहीं तो मानवीय अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, जो जोखिम में डाल रहे हैं आने वाले वर्षों या दशकों में। फिर इसमें आएगा धरती के कुछ भंगुर भागों में जीवन वास्तव में कठिन हो जाने वाला है। हम जीवन रक्षक प्रणालियों में आई गिरावट को अभी ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका तथा मध्य एशिया के कुछ सुख इलाकों में महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि हम बुद्धिमत्ता पूर्वक आगे बढ़े तो हम दुनिया में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हुए भी धरती की सुरक्षा कर सकते हैं। ऐसा हम उन जीवन शैलियों एवं तकनीकों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं जो खुशहाली अथवा जीवन संतुष्टि की अभिवृद्धि करते हैं, और दूसरी ओर पर्यावरण को मानव समाज से हुई क्षति को भी कम कर सकते हैं। कुशलता सामाजिक समावेशित तथा पर्यावरण धारणीयता को मिलाकर एक शब्दावली बनी है। धारणीय विकास निष्कर्ष रूप में इसके संदेह नहीं कि खुशहाली की खोज ही धारणीय विकास की खोज से अत्यंत सघन रूप से जुड़ी है। एक निर्धन समाज में भौतिक उपलब्धि की चाह का विशेष आधार जरूर बनता है। उच्चतर घरेलू आय अथवा उच्च
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद निर्धनों के जीवन स्तर में सुधार को रेखांकित करता है। निर्धन लोग अनेक प्रकार की वंचनाओं का संकट झेलते हैं। अपर्याप्त आहार आपूर्ति, आयप्रद रोजगार, स्वस्थ सेवा तक पहुँच, सुरक्षित आवास, सुरक्षित जल तथा स्वच्छता तथा शैक्षिक अवसर एकदम निचले स्तर पर आय वृद्धि से निश्चित रूप से मानवीय कुशलता की स्थिति सुधारती है। इसमें आश्चर्य नहीं कि अपनी अल्प आय में वृद्धि से निर्धन लोग बढ़ती संतुष्टि को प्रतिवेदित या अभिव्यक्त करते हैं। आय वर्णक्रम के विपरीत छोर पर उच्च आय वर्ग के अधिकतर लोगों के इसमें आएगा लिए मूलभूत वंचनाओं को पराजित कर लिया गया है। उनके पास दैनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त भोजन है, आवास तथा मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वच्छ जल तथा स्वच्छता तथा वस्त्र आदि है। वास्तव में मूलभूत जरूरतों के ऊपर उनके पास सुविधाओं का अधिक है। समृद्धि की दशाओं ने स्वयं अपने लिए फंदे तैयार कर लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समृद्ध लोगों की जीवन शैली से निर्धन लोगों के अस्तित्व के लिए जोखिम पैदा होता है। मानव प्रयासों से जलवायु परिवर्तन पहले ही निर्धन क्षेत्रों के लिए त्रासदी ला रहा है। इससे जीवन भी खतरे में पड़ रहा है, आजीविका भी छिन रही है। यह स्थिति बता रही है कि संपन्न लोग उन लोगों निर्धनों से इतने अलग होते हैं जिनके अस्तित्व को वे जोखिम में डाल रहे हैं कि उनमें व्यवहारिक अथवा नैतिक रूप से अपने व्यवहार के प्रति कोई दायित्व बोध नहीं होता कि उसका प्रतिकूल प्रभाव कितना गहरा है। समृद्धि के साथ विपत्तियां और समस्याएं भी आई हैं, जैसे मोटापा, वयस्क मधुमेह, तंबाकू जनित रोग, खान पान की गड़बड़ियाँ, मनोवैज्ञानिक गड़बड़ियाँ, शॉपिंग, टीवी तथा जुए की आदतें, ये सब विकास की अवस्था और गड़बड़ियों के उदाहरण हैं। उसी प्रकार समुदाय की क्षति, सामाजिक भरोसे में कमी तथा आधुनिक भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था की लहर से पबजी चिंताएं, बेरोजगारी का खतरा अथवा स्वास्थ्य बीमा से अनवरित बीमारियां अमेरिका सहित दुनिया के अनेक देशों में आदि में भी जीवन को दूर भर बना रहे हैं। उच्च औसत आय से हमेशा औसत कुशलता का स्तर ऊंचा नहीं किया जा सकता। इसका सटीक उदाहरण अमेरिका, जैसा कि प्रोफेसर रिचर्ड स्टर्लिन ने गौर किया, जहां सकल प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद 1960 से 3 के कारक में बढ़ी है, जबकि औसत प्रसन्नता की माप पिछली आधी सदी से अपरिवर्तित रही है। अमेरिका के बढ़ते उत्पादन से पर्यावरण की व्यापक क्षति हुई है, खासकर ग्रीन हाउस गैसों तथा मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के माध्यम से। और तब भी अमेरिकी लोगों की कुशलता का स्तर बढ़ा नहीं। इस प्रकार हमारे पास कुशलता का अल्पकालिक लाभ बनाम दीर्घकालिक पर्यावरणीय लागत का कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। हमें अल्पकालीन लाभों को ऑफसेटिंग के बिना भी पर्यावरण की क्षति सहनी है। स्टर्लिन ने अमेरिका में यह विरोधाभास उजागर किया कि किसी भी समय धनी निर्धनों से अधिक खुश पर्सन है, लेकिन कुल मिलाकर समाज में संपन्नता आने के बाद भी प्रसन्नता नहीं है बढ़ी। ऐसा विचार कारणों से हुआ। व्यक्ति अपनी तुलना दूसरे से करते हैं, वे उस समय खुशहाल रहते हैं जब सामाजिक अथवा आय के सोपान पर वे ऊंचे स्थान पर रहते हैं।
तब भी जब सभी साथ साथ ऊंचाई पर आते हैं तो उनकी सापेक्षिक स्थिति अपरिवर्तित रहती है। लाभों में समान हिस्सेदारी नहीं की गई, बल्कि वे अधिक लाभ में रहे जो आय तथा शैक्षिक वितरण में शीर्ष पर थे। इसमें आएगा अन्य अन्य सामाजिक कारकों असुरक्षा, सामाजिक भरोसे में कमी, सरकार के प्रति भरोसे में कमी ने उच्च आय के लोगों को आय के लाभों को महसूस नहीं होने दिया। डी, जब व्यक्तियों की आय बढ़ती है तो उनकी खुशहाली में एक आरंभिक उछाल आता है, लेकिन बढ़ी हुई आय के साथ अनुकूलन के साथ ही वे खुशहाली के पुराने स्तर पर लौट आते हैं। यह फिनोमेना परिघटना धनी देशों के आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के बाद उनकी खुशहाली को बढ़ाने में रुकावट बन जाती है। वास्तव में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सतत वृद्धि ही खुशहाली का रास्ता है। इस सत्र फॉर्मूला पर संदेह करने के अन्य सामान्य कारण भी है। जबकि उच्च आय कुछ हद तक खुशहाली की वृद्धि कर सकती, उच्चतर आय इसमें है उच्चतर आय की आकांक्षा वास्तव में व्यक्ति की खुशहाली को कम कर देती है। दूसरे शब्दों में अधिक पैसा होना अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके लिए लालियत रहना उचित नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिकों ने बार बार यह दिखाया है कि उच्च आय के लिए उच्च प्रीमियम चुकाने वाले लोग सामान्यतः कम सुखी होते हैं, जबकि उनके मुकाबले वे व्यक्ति अधिक सुखी होते हैं जो उच्चतर आय की लालसा नहीं रखते। अरस्तु और बुद्ध ने मानवता को उपदेश दिया था कि वह एक और तत्वचार्य और दूसरी ओर भौतिक समृद्धि की लालसा के बीच मध्यस्थ मार्ग का अनुसरण करें। एक और समस्या है नई भौतिक आवश्यकताओं की अनवरत विज्ञापनों के माध्यम से, जिसमें शक्तिशाली रूपकों के साथ ही प्रलोभन के अन्याय साधनों का उपयोग किया जाता है। चूँकि ये रूपक और बिंब विधान हमारे उपयोग के समस्त डिजिटल उपसंस्कारों पर उपलब्ध है, विज्ञापन का अभूतपूर्व प्रभाव हमारे बीच बन रहा है। आज विज्ञापन $500 बिलियन प्रति वर्ष का व्यवसाय बन गया है। इसका लक्ष्य तृप्ति अथवा संतुष्टि पर विजय पाना, आवश्यकताओं और लालसाओं का सतत सर्जन करके विज्ञापनकर्ताओं एवं विपणनकर्ताओं इसके लिए लोगों की मनोवैज्ञानिक कमजोरियों एवं अचेतन में पल रही इच्छाओं का लाभ उठा पाते हैं। सिगरेट, कैफीन, चीनी तथा ट्रांस फैट सभी लालसा पैदा करने वाली चीज़ें हैं। अगर इन्हें सीधे व्यसन न भी माने तो भौतिक विधान को लगातार साफ दिखाकर फैशन को बेचा जाता है। उसी प्रकार विभिन्न उत्पादों को उच्च सामाजिक स्थिति से न कि वास्तविक जरूरतों से जोड़कर बेचा जाता है। धन बनकर खुशी बनने के चिंतन को आज की सीमांत उपयोगिता के ह्रास के नियम से भी चुनौती मिलती है, जिसके अनुसार एक निश्चित बिंदु पर उपलब्धियां लाभ बहुत कम छोटे होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्धन लोग आय में कुछ डॉलर का इजाफा होने पर ही धनी लोगों से अधिक खुशहाल या सुखी होते हैं। यह एक बेहतर कारण है जिसके चलते OECD देशों में कर एवं स्थानांतरण प्रणाली
कैश एंड ट्रांसफ़र सिस्टम इस प्रकार बन गई है जिसके उच्च आय वाले परिवारों से राजस्व वसूला जाता है और निम्न आय वाले परिवारों में उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। दूसरे तरीके से देखें तो घरेलू आय में असमानता कुल कर एवं स्थानांतरण पर प्रणालीगत रूप में पहले के करों एवं स्थानांतरणों से निम्न या कम होता है। पश्चिमी अर्थशास्त्रियों का सतत जीएनपी वृद्धि का तर्क मानवता के ऐसे विजन से निर्मित है जो संतों, उपदेशकों के विवेक, मनोवैज्ञानिकों के शोधों तथा विज्ञापनकर्ताओं के अभ्यास के विरुद्ध खड़ा है। अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि व्यक्ति तर्कसंगत निर्णयकर्ता होते हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उसे कैसे प्राप्त करना है। अपने निर्धारित बजट में व्यक्ति अपना ही ध्यान रखते हैं और अपने द्वारा किए गए उपभोग से आनंद प्राप्त करते हैं। एक उपभोक्ता के रूप में अपनी प्राथमिकताओं के बदलने पर अंदाजा उन्हें पहले ही हो जाता है। कुछ अर्थशास्त्री तो यहाँ तक कहते हैं कि द्विव्यसनी तर्कसंगत व्यवहार करते हैं। दवा उपयोग के शुरुआती लाभों के बाद के भारी व्यसन के नुकसान को ट्रेड ऑफ करके हम यह समझते हैं कि हम एक विभिन्न प्रकार की मानवता का मॉडल चाहिए जिसमें हम में आवेगों, भावनाओं और तर्कसंगत सोच, अचेतन या चेतन निर्णय निर्धारण, तीव्र अथवा मंद चिंतन प्रक्रिया के एक जटिल प्रक्रिया चलती रहे। हम अनेक निर्णय भावनाओं अथवा परवर्तीगत आवेगों में लेते हैं जिन्हें बाद में सचेत विचार से तर्कसंगत बनाया जाता है। हमारे निर्णय संगत बिंब विधानों, सामाजिक संवेगों तथा विज्ञापनों से विज्ञापनों से प्रभावित होते हैं। हमें अपने अनुक्रमिक पसंदों या विकल्पों के प्रति असंगत या असमरूप हो सकते हैं जिससे कि सुसंगत स्थिरता के मूल मानकों को हासिल करने में हम विफल रहते हैं और हम अपनी मानसिक तंत्र के प्रति भी अनजान रहते हैं जिससे कि हम गलतियां कर बैठते हैं। वह शनि अपने आने वाले दिनों की वेदना का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हम अभी खर्च करते जाते हैं, दिवालियेपन का परिणाम बाद में भुगतते हैं और हम पुनः यह समझते हैं कि हम सामाजिक पशु हैं। हम नकल करके सीखते हैं, सामाजिक परंपरा को निभाकर खुशी हासिल करते हैं, साथ ही समुदाय के प्रति जुड़ाव और लगाव महसूस करते हैं। मनुष्यों दूसरों के दर्द को महसूस करता है। हमारे अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जिससे हम दूसरों के दृष्टिकोण से भी चीज़ों को देख समझ सकते हैं। इन क्षमताओं के कारण हम अजनबियों से भी सहयोग कर सकते हैं और उन कार्यों में भी खुद को लगा सकते हैं जिनमें किसी प्राप्ति या पुरस्कार की संभावना ना हो। साथ ही असहयोग करने वालों को दंडित करने की भी क्षमता हम में होती है और अपने ऊपर खतरा मोल लेकर भी हम दंड को कार्यान्वित करते हैं। तब भी इस प्रकार के सहयोग एवं साझेपन की एक सीमा है। हम धोखा भी करते हैं, वचन भंग भी करते हैं, यहाँ तक कि हम बाह्य समूह के सदस्यों को मार भी देते हैं। हम अस्मिता की राजनीति में संलग्न रहते हैं। यह बाहरियों के प्रति क्रूरता बरतते हैं क्योंकि अपने समूह के प्रति अपनापन रखते हैं। मानव स्वभाव हमेशा से ऐसा रहा है
उस समय भी जब बुद्ध ने मानवता को सांसारिक सुखों की मरीचिकाओं के बारे में शिक्षा दी थी, तब भी जबकि ग्रीकों ने हमें बहकाने वाले उन सायरन सॉन्ग्स के प्रति सावधान किया था जो हमें हमारी जीवनधारा से विलग कर सकते थे। आज हमारे पास पहले की तुलना बहुत अधिक विकल्प हैं। प्राचीन संसार में विकल्प अत्यल्प थे। खूब मेहनत करना ताकि पर्याप्त भोजन मिल सके और तब भी अकाल और महामारी के जोखिम का सामना करना। आज हमारे पास विकल्प वास्तव में मौजूद हैं। क्या दुनिया को सकल राष्ट्र उत्पाद GNP को पर्यावरण विनाश की सीमा तक आगे बढ़ाना चाहिए, तब भी जबकि GNP के विरुद्ध के समृद्धि लाभ में बढ़त नहीं हो रही है और समृद्ध वर्गों में खुशहाली की वृद्धि नहीं हो रही है। क्या हमें समुदाय और सामाजिक भरोसे की कीमत का उच्चतर निजी आय के पीछे भागना चाहिए? क्या सरकारों को विज्ञापनों पर प्रतिवर्ष खर्च होने वाले $500 बिलियन के एक छोटे से अंश को इस काम के लिए नहीं खर्च नहीं फिर करना चाहिए कि लोगों को और परिवारों को अपनी प्रेरणाओं, आवश्यकताओं तथा उपभोक्ता के रूप में अपनी ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिले? क्या हमें समाज के कुछ हिस्सों को मुनाफे की प्रेरणा से बाहर निकाल समाज में सहयोग, भरोसा तथा सामुदायिकता को बढ़ाने के लिए काम नहीं करना चाहिए? हाल की एक विश्लेषण में फिनलैंड की स्कूली व्यवस्था की उत्कृष्टता के बारे में कहा गया है कि इसे स्कूलों में सामुदायिकता तथा समानता की भावना जागृत करके हासिल किया गया है। यह अमेरिका के शिक्षा सुधार से बिल्कुल अलग है, जहाँ की जोर परीक्षा माप तथा विद्यार्थियों के जांच प्रदर्शन पर आधारित शिक्षकों के वेतन पर है। और अंत में WHR 2012 के आत्म परीक्षक अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ऐसा मानने के पर्याप्त कारण है कि हमें खुशहाली व कुशलता के आर्थिक स्रोतों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। समृद्ध देशों में और भी अधिक उच्च आय वाले देशों में गरीबी, भूख और बीमारी के संकट पर बहुत हद तक पार पा लिया है। गरीब देशों को इनसे मुक्ति पानी है, लेकिन निर्धनता की प्राप्ति के पश्चात आखिर मूलभूत आर्थिक जरूरतें सामाजिक परिवर्तन की चालक नहीं रह जाती। तब कुशलता प्राप्त करने का रास्ता क्या हो? एंथ्रोपोसीन काल में मानवता का पथ प्रदर्शन कौन करेगा? विज्ञापन, धार्मिकता, समुदाय और अथवा कुछ और? खुशहाली अथवा सुख का रास्ता कौन सा है? अधिकतर लोग मानते हैं कि समाज को अपने नागरिकों के लिए खुशहाली की प्राप्ति करनी चाहिए। अमेरिका संस्थापक पूर्वजों ने सुख अथवा प्रसन्नता प्राप्त करने के अनहरणीय अधिकार को मान्यता दी थी।